अस्सलामुअलैकुम। आप लोग देख रहे हैं DH उर्दू स्टोरीज़। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करती हूं कि आज की ये कहानी आपको पसंद आएगी। ये चंद साल पहले की बात है। 2:30-3 बजे के करीब एक लंबे कद का नौजवान मेरे दफ्तर में दाखिल हुआ। उसने शलवार कमीज़ पहन रखी थी और वज़ह कता से देहाती मालूम होता था। उसने मेरा नाम पूछा और फिर बड़ी गर्मजोशी से गले मिलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मैंने हाथ मिलाने पर ही इक्तफ़ा किया। उसने अपना नाम वली मोहम्मद बताया और ख़ुद को मेरा कज़न साबित करने की कोशिश करने लगा। उसकी उम्र 22-23 साल के लगभग थी और वो एकमाना हद तक सादा लूँ था। वो नॉन मैट्रिक था और टोबा टेक सिंह का रहने वाला था। उसने मेरे और अपने रिश्ते की जो तफसील बताई, उसका सिरा मुग़लों के आखिरी फरमा रवां से जाकर मिलता था, लिहाजा मैंने उसके दावे को चैलेंज करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। दरअसल उसे मुलाजमत की तलाश थी। मैंने उसका मुख्तसर इंटरव्यू लिया और उसे ऊपर के कामों के लिए मुलाजिम रख लिया। दूसरे दिन पता चला कि उसके पास रिहाइश के लिए कोई जगह ही नहीं। उन दिनों हमारा सर्वेंट क्वार्टर खाली पड़ा था, लिहाजा मैंने वली मोहम्मद को वहाँ रिहाइश की आर्जी इजाज़त दे दी। वो सादा लो ज़रूर था, लेकिन बुनियादी तौर पर एक मुखलिस नौजवान था। काम करने से बिल्कुल नहीं घबराता था। बहुत से ऐसे काम भी कर देता था जो उसकी ड्यूटी में शामिल नहीं होते थे। शाम के वक्त वो टीवी देखने के लिए ड्राइंग रूम के एक कोने में बैठ जाता था। कुछ अरसे कबल टीवी पर मकड़ियों के बारे में एक मालूमाती फ़िल्म दिखाई गई थी। उसमें बाज़ जहरीली मकड़ियों के क्लोज़अप भी दिखाए गए थे। उस रोज़ इत्तेफाक से ख्वाजा बरकतुल्लाह साहब भी हमारे ड्राइंग रूम में मौजूद थे। ख्वाजा साहब की जुमला खूबियों में से एक खूबी ये भी है कि वो अंग्रेज़ी का तर्जुमा बड़ी तेज़ी और रवानी के साथ कर सकते हैं। उन्हें जब पता चला कि वली मोहम्मद अंग्रेज़ी नहीं समझता, तो उन्होंने फ़िल्म की कमेंट्री का तर्जुमा करना शुरू कर दिया। इस मेहरबानी का नतीजा ये निकला कि वली मोहम्मद के दिल में मकड़ियों की दहशत बैठ गई। इस फिल्म के चंद रोज़ बाद किसी ने आधी रात के वक्त बड़े ज़ोर से दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने घबराकर दरवाज़ा खोला तो बाहर वली मोहम्मद को खड़े पाया। उसने अपना लिपटा हुआ बिस्तर कंधे पर उठा रखा था और हाथ में टोकरी थी। भाईजान, उसने कहा, अगर आप इजाज़त दे तो मैं आपकी बैठक में रात गुजार लूँ। उसने खौफज़दा नज़रों से पीछे देखा और इजाज़त का इंतज़ार किए बगैर ड्राइंग रूम में घुस आया। आप यकीन नहीं करेंगे, आज तो बस अल्लाह ने बचा लिया। माँ बाप की दुआएं काम आ गईं। उसने एड़ियों को फर्श पर मारकर अपने बेपॉलिश बूट उतारे, सेंटर टेबल उठाकर कोने में रखी और कालीन पर बिस्तर बिछाना शुरू कर दिया। वली मोहम्मद, बात क्या है? मैंने पूछा। भाईजान, आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, उसने कहा। किस्मत अच्छी थी जो बच गया। कुछ मत पूछिए क्या हुआ। वली मोहम्मद उन लोगों में से था जो किसी सवाल का सीधा जवाब नहीं दे सकते, लिहाजा ऐसे लोगों से सवाल का जवाब हासिल करने के लिए काफ़ी सब्र की ज़रूरत होती है। ये बात तुम पहले भी कह चुके हो। मैंने उसे याद दिलाया। क्या तुम्हारे क्वार्टर में सांप घुस गया है या आग लग गई है? आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे कमरे में 3 तरन तोले घुसे हुए हैं। कौन से तोले? मैंने हैरानी से पूछा। तरन तोले भाईजान, तरन तोले। ओहो, वो मकड़ियों को तरन तोले कह रहा था। ये वो तर्जुमा था जो ख्वाजा साहब ने जहरीली मकड़ी का किया था। वली मोहम्मद, पाकिस्तान में जहरीली मकड़ियाँ नहीं होती। मैंने उसे यकीन दिलाया। आप यकीन नहीं करेंगे भाईजान, ये तरन तोले बिल्कुल उस शक्ल के हैं जो टीवी पर दिखाए गए थे। मैं वाकई यकीन नहीं करूँगा, मैंने कहा। इतने में मेरी भाभी अमीना भी आंखें मलती हुई ड्राइंग रूम में पहुंच गई और हंगामे का सबब पूछा। वली मोहम्मद का ख्याल है कि उसके कमरे में जहरीली मकड़ियाँ घुस गई हैं। ख्याल नहीं है आपा जी, मैंने अपनी आंखों से उन्हें देखा है। मकड़ियाँ कहाँ से आ गईं? अमीना ने कहा। अभी कल ही तो तुम दवाई छिड़कने के लिए स्प्रे पंप लेकर गए थे। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने क्वार्टर के गिर्द हिसार खींच दिया था। क्या मतलब? मैंने क्वार्टर के गिर्द अच्छी तरह दवाई छिड़क दी थी। और अंदर? अमीना ने पूछा। अंदर नहीं छिड़की, सिर्फ बाहर हिसार खींचा था ताकि कोई तरन तोला अंदर न जा सके। और पता है हुआ क्या? मैंने कहा। कल तक जितने तरन तोले क्वार्टर से बाहर रहते थे वो डीडीटी की वजह से अंदर चले गए। जी हाँ, उसने कहा। ऐसा ही हुआ होगा। कल मुझे पूरे क्वार्टर में दवाई छिड़कनी पड़ेगी। खैर, आज तो यहाँ सो जाओ, लेकिन आइंदा ऐसी हरकत नहीं करना, अमीना ने कहा। तुम्हें पता है बच्चों को सुबह स्कूल भी जाना होता है। आधी रात के वक्त नींद ख़राब कर दी। आपा जी, आप यकीन नहीं करेंगी, मुझे कल नमाज से पहले घर से निकलना है। क्यों? क्या मस्जिद में अजान देने का इरादा है? अमीना ने पूछा। नहीं जी, मुझे एक काम मिल गया है, वली मोहम्मद ने कहा। उधर बड़ी सड़क के ऊपर 2 होटलों के दरमियान एक पेट्रोल पंप और वर्कशॉप है। उसका मालिक बड़ा अच्छा आदमी है। उसने मुझे अपने वर्कशॉप के कुछ इश्तिहार दिए हैं। ये इश्तिहार मुझे होटलों के सामने खड़ी हुई गाड़ियों के ऊपर लगाने हैं, सामने वाले शीशे के ऊपर। यानी तुम विंडो स्क्रीन पर इश्तिहार चिपकाओगे? मैंने हैरानी से पूछा।
मैं भी पहले यही समझा था, लेकिन फिर शेख साहब ने मुझे एक कार के पास ले जाकर सही तरीका समझाया। सामने वाले शीशे के ऊपर 2 लंबे लंबे रबड़ लगे होते हैं। मैं पहले शीशे को साफ करूंगा, फिर एक रबड़ को ज़रा सा ऊंचा करके उसके नीचे इश्तेहार रख दूंगा और शेख साहब मुझे इस काम के 10 रुपये देंगे। उधर से फारिग होकर मैं सीधा दफ्तर पहुंचूंगा। 10 रुपये रोज़ के हिसाब से महीने के पूरे 300 रुपये बन जाते हैं जी। 300 ये और 200 तनख्वाह में से निकाल कर पूरे 500 रुपये अपनी माँ को भेज दूंगा। भाईजान, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा मनी ऑर्डर जाते ही पूरे पिंड में खप पड़ जाएगी। ठीक है, अमीना ने कहा, अब सोने दो। अगली सुबह जब हम बेदार हुए तो वली मोहम्मद जा चुका था। उसका लिपटा हुआ बिस्तर सोफे के पीछे पड़ा था। 9:30 बजे मेरी भाभी ने कहा, वली मोहम्मद अभी तक नहीं आया, किसी कार के नीचे पड़ा सो रहा होगा। मैंने मजाक के रंग में कहा और अपने काम में मसरूफ़ हो गया। 15-20 मिनट बाद फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से किसी ने मेरा नाम पूछा और फिर किसी दूसरे शख्स को रिसीवर दे दिया। लम्हा भर के बाद मेरे कान में वली मोहम्मद की आवाज़ आई, भाईजान। उसने अपनी आदत के मुताबिक कहा, आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं थाने से बोल रहा हूँ। क्या? मैं चौंक गया। तुम थाने में क्या कर रहे हो? ये लोग किसी कत्ल की बात कर रहे हैं, उसने कहा। ओह मेरे खुदा, मेरे मुंह से निकला, थानेदार से मेरी बात करवाओ। थोड़ी देर के बाद एक रौबदार आवाज़ सुनाई दी, हाँ जनाब, क्या कहना चाहते हैं आप? आप कौन साहब बोल रहे हैं? मैंने पूछा। मैं इंस्पेक्टर सरदार हुसैन बोल रहा हूँ। आप कौन हैं? मेरा नाम मिर्ज़ा अमजद बेग है, मैंने कहा। मैं एडवोकेट हूँ। ये वली मोहम्मद मेरा अजीज़ भी है और मेरे पास काम भी करता है। क्या इससे कोई गलती सरजर्द हो गई है? जनाब, ये कत्ल का केस है, इंस्पेक्टर ने कहा। वली मोहम्मद को हमारे आदमियों ने होटल के एक ऐसे कमरे से गिरफ्तार किया है जहाँ एक औरत की लाश पड़ी थी। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, मैं थोड़ी देर के अंदर वहाँ पहुँच रहा हूँ। ज़रा दोबारा वली मोहम्मद से मेरी बात करा दें। ओह जनाब, हमारा फ़ोन इतना भी फारिग नहीं है। आपको पता है कराची में हर 15 मिनट के अंदर 20 वारदातें होती हैं। जल्दी से बात ख़त्म करें, ये लें बात करें। जी भाईजान। मेरे कान में वली मोहम्मद की आवाज़ आई। वली मोहम्मद, थानेदार साहब कहते हैं कि उनके आदमियों ने तुम्हें होटल के कमरे से गिरफ्तार किया है और उस कमरे में एक औरत की लाश पड़ी हुई थी। क्या ये सच है? शायद मेरा ख्याल है कि मैं वहाँ नहीं था। मेरा मतलब है जी कि मैंने कुछ नहीं किया जी। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि बात सुनो वली मोहम्मद, मैं थोड़ी देर के अंदर थाने पहुँच रहा हूँ। तुम उस वक्त तक पुलिस से किसी सवाल का जवाब नहीं देना, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करना। मेरी बात समझ रहे हो ना? जी समझ रहा हूँ, उसने कहा। लेकिन भाईजान, यहाँ तो हर बात पर एक गाली और एक थप्पड़ पड़ता है। आप जल्दी। किसी ने उसके हाथ से रिसीवर छीन लिया। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मेरी भाभी जो परेशान नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी, एकदम बोली, क्या हुआ? वली मोहम्मद किसी कत्ल के मामले में मुलविस हो गया है, मैंने कहा। ऐसे चौका दावा है कि उसके आदमी ने वली मोहम्मद को होटल के कमरे से गिरफ्तार किया है और उस कमरे से एक औरत की लाश भी मिली है। ये नामुमकिन है, वली मोहम्मद ऐसी हरकत नहीं कर सकता, अमीना ने कहा। ये तो हमारा ख्याल है ना, पुलिस इस ख्याल से मुत्तफिक मालूम नहीं होती। मैंने अपनी चीज़ें समेटी और जाने के लिए खड़ा हो गया। मैं थाने जा रहा हूँ। बेचारा 10 रुपये कमाने के चक्कर में मुसीबत में फंस गया। तकरीबन 1 घंटे बाद मैं पुलिस स्टेशन पहुँच गया। जब मैंने इंस्पेक्टर सरदार हुसैन से कहा कि मैं वली मोहम्मद से अलहदगी में बात करना चाहता हूँ, तो उसने नागवारी से मुंह बनाया, लेकिन थोड़ी सी बहस के बाद इजाज़त दे दी। मैं वली मोहम्मद को हवालात से निकालकर एक तरफ ले गया। भाईजान, मैंने आपके हुक्म के मुताबिक पुलिस वालों से किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, उसने कहा। लेकिन ये बात उन लोगों को पसंद नहीं आई। उनकी पसंद की फ़िक्र नहीं करो, मैंने कहा। अगर तुम उनकी पसंद की परवाह करोगे तो ये लोग तुम्हें फांसी के फंदे पर लटका देंगे। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। पहले तो तुम ये बताओ कि हुआ क्या था। सारी बात पूरे इत्मीनान के साथ बताओ। पुलिस ने तुम्हें कब, कहाँ से और किस हालत में गिरफ्तार किया? मैं तो जी सिर्फ दरवाज़ा बंद करने गया था, वली मोहम्मद ने कहा। मुझे क्या पता था कि वहाँ एक औरत को किसी ने कत्ल कर दिया है। वो आदमी इतनी तेज़ी से निकल कर गया था कि मैं उसकी शक्ल तक नहीं देख सका। जब मैंने देखा कि बिस्तर पर औरत की लाश पड़ी है तो मैंने जल्दी से बाहर जाने लगा। फिर पता नहीं क्या हुआ, मेरे सर पर किसी ने पीछे से डंडा मारा। बस जी, डंडा पड़ते ही मैंने कलमा पढ़ा और वहीं ढेर हो गया। फिर होश आया तो एक वर्दी वाला सिपाही मुझे मुक्के मार मार कर उठाने की कोशिश कर रहा था। दूसरा वर्दी वाला भी करीब ही खड़ा था। मैं समझा कब्र में मुनकर नकीर हिसाब करने आए हैं, लेकिन वो तो जनाब पुलिसिये निकले। उन्होंने अजीब अजीब सवाल करना शुरू कर दिए। आप खुद सोचिए जनाब, जिस बात का आदमी को कुछ पता ही ना हो, उसका वो जवाब कैसे दे सकता है? तुम्हारी एक बात भी मेरी समझ में नहीं आई, मैंने कहा। ज़रा समझदारी से बात करो। बस जी, अपनी अपनी समझ की बात है। पहले तो ये बताओ, जिस कमरे में तुमने औरत की लाश देखी थी वो कहाँ पर है? होटल में जी। होटल का नाम क्या है? नाम तो मैंने नहीं पूछा, मैं आपको होटल का रास्ता बता सकता हूँ। फिर वो अपने तरीके पर होटल का महल वकूफ़ समझाने लगा। तुम इस होटल में क्या करने गए थे? मैंने पूछा।
یہ بات تو میں نے رات ہی آپ کو بتا دی تھی۔ میں گاڑیوں کے شیشوں پر اشتہار لگانے گیا تھا۔ وہ جی دراصل میں بہت جلدی چلا گیا تھا۔ رات کو ترن تولوں کے ڈر کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا ایک رات نہ سونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے میں 3 بجے ہی اٹھ کر چلا گیا۔ ابھی میں نے 2-3 گاڑیوں کے شیشے صاف کر کے ان پر اشتہار لگائے تھے کہ ایک آدمی بہت تیزی کے ساتھ ایک کمرے سے باہر نکلا اور ایک گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ وہ جاتے وقت کمرے کا دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ کوئی چور کمرے میں گھس کر قیمتی سامان نہ چوری کر لے، اس لیے میں دروازہ بند کرنے چلا گیا۔ کمرے میں بستر پر ایک عورت پڑی تھی۔ اللہ معاف کرے، اس نے کانوں پر ہاتھ لگائے، اس کے چہرے پر چوٹوں کے نشان پڑے تھے، اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور وہ ذرا بھی زندہ نہیں تھی۔ میں سمجھ گیا کہ کسی نے اسے قتل کر دیا ہے۔ تمہیں چاہیے تھے کہ دروازہ بند کر کے شور مچا رہے تھے۔ وہ تو ٹھیک ہے جی، لیکن میں نے شور مچانا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ عورت کی حالت اچھی نہیں تھی۔ میرے شور مچانے پر لوگ اکٹھے ہو جاتے اور عورت کو اس حالت میں دیکھتے تو کتنے شرم کی بات ہوتی، اس لیے میں نے سوچا کہ عورت کے اوپر چادر ڈال دینا چاہیے۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ جب میں نے چادر ڈالنے کی نیت سے آگے بڑھا تو میں نے آدھی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ میں ابھی بستر سے 2 قدم دور ہی تھا کہ پیچھے سے کوئی آواز آئی، پھر ڈھائیں میرے سر پر ڈنڈا پڑا اور میں وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ تمہارا کیا خیال ہے جس آدمی نے تمہارے سر پر ڈنڈا مارا تھا وہ باہر سے آیا تھا یا کمرے میں چھپا ہوا تھا؟ باہر سے آتا تو مجھے پتہ چل جاتا کیونکہ میں ترچھا چل رہا تھا اور دروازہ میری دائیں طرف تھا۔ ترچھے کیوں چل رہے تھے تم؟ او جی، کتنی دفعہ بتانا پڑے گا، عورت کی حالت درست نہیں تھی۔ آخر شرافت بھی کوئی چیز ہوتی ہے جی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمرے میں 2 آدمی تھے، میں نے کہا۔ ایک وہ جو نکل کر بھاگ گیا تھا اور دوسرا کمرے میں چھپا ہوا تھا۔ جب تم نے اس آدمی کو کمرے سے نکل کر جاتے دیکھا تھا تو اس وقت آس پاس کوئی اور بھی تھا یا تم اکیلے تھے؟ رات کے 3 بجے وہاں کون ہوگا جی؟ میں تو اس لیے جلدی چلا گیا تھا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آنکھیں بند کرتا تھا تو ترن تولے نظر آنے لگتے تھے۔ ولی محمد، جس آدمی کو تم نے ہوٹل کے کمرے سے نکل کر بھاگتے دیکھا تھا اس کا کچھ حلیہ بتا سکتے ہو؟ جناب، اس وقت ایک تو اندھیرا تھا، دوسرے وہ آدمی بہت جلدی میں معلوم ہوتا تھا۔ بس یوں سمجھ لیں کہ وہ درمیانہ آدمی تھا۔ ولی محمد کا مشاہدہ بہت کمزور تھا۔ 10 منٹ کی کوشش کے بعد میں نے اسے مذکورہ شخص کا جو حلیہ معلوم کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس حلیہ پر ہزاروں آدمی پورے اتر سکتے تھے۔ درمیانہ قد، درمیانہ جسم، سیاہ بال، جسم پر کوٹ پتلون جو سوٹ بھی ہو سکتا تھا، اس کا رنگ گہرا تھا جو سیاہ سبز بھورا ہو سکتا تھا، عمر 20 سال بھی ہو سکتی تھی اور 50 سال بھی۔ جس کار میں وہ بیٹھ کر گیا تھا اس کا رنگ کیا تھا؟ میں نے بڑے تجسس سے پوچھا۔ میں نے غور سے نہیں دیکھا، شاید مٹیالہ سا رنگ تھا۔ ولی محمد نے کہا، یہ بادامی رنگ تھا۔ وہ کون سی کار تھی؟ بس جی کار تھی جیسے اور کاریں ہوتی ہیں۔ صورتحال خوش کن نہیں تھی۔ پولیس ولی محمد کے خلاف یہ موقف اختیار کر سکتی تھی کہ وہ چوری یا مجرمانہ حملے کی نیت سے مقتولہ کے کمرے میں داخل ہوا تھا، اور عدالت اس موقف کو تسلیم کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گی کیونکہ اس کا اپنا بیان اس کے خلاف جاتا تھا۔ ولی محمد کے چہرے پر گھبراہٹ نظر آنے لگی۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ اس کی پوزیشن خطرے میں تھی۔ بھائی جان، میں نے جھوٹ بالکل نہیں بولا، اس نے کہا۔ آپ مجھے چھڑا لیں گے نا؟ میں کوشش کروں گا، میں نے کہا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں بھائی جان، کراچی میں میرا آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں گے تو میں چھوٹ جاؤں گا۔ آپ کو میری باتوں پر یقین ہے نا؟ فکر نہیں کرو ولی محمد، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے اس کے بیان پر کوئی شبہ نہیں تھا۔ اس نے ذرا بھی غلط بیانی سے کام نہیں لیا تھا۔ اسے اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اتنا پیچیدہ قسم کا جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، لیکن میرے یقین کرنے کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ او بھائی جان، ولی محمد نے کہا، ایک بات تو میں بھول ہی گیا تھا۔ میں جلدی سے اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں یہی سمجھا کہ اسے واردات کے بارے میں کوئی اہم بات یاد آ گئی ہے۔ آپ کسی کو بھیج کر میرے کوارٹر میں DDT کا چھڑکاؤ کروا لیں، ولی محمد بولا۔ وہ ترن تولے ابھی تک وہیں ہوں گے۔ اتنے میں ایک سپاہی ہمارے قریب آ کر بولا، سر، تھانے دار صاحب ناراض ہو رہے ہیں، اتنی لمبی بات چیت کی اجازت نہیں ہے۔ شکریہ، میں نے کہا، ہمارا کام ختم ہو گیا ہے۔ سپاہی نے ولی محمد کو دوبارہ حوالات میں بند کر دیا۔ جس ہوٹل میں واردات ہوئی تھی وہ ایک کلب نما ہوٹل تھا۔ 2 منزلہ بلڈنگ کمپاؤنڈ میں بہت سی کاریں کھڑی ہوئی تھیں۔ اس میں 15-20 کے لگ بھگ رہائشی کمرے بھی تھے۔ کچھ کمروں کے دروازے لان میں اور سوئمنگ پول کی طرف کھلتے تھے۔ جس کمرے میں عورت قتل ہوئی تھی وہ ہوٹل کی زرعی منزل کے داہنے کونے پر واقع تھا۔ اسی کونے کے ساتھ کار پارکنگ کی جگہ بنی ہوئی تھی اور آس پاس کچھ پھولدار پودے بھی دیکھے جا سکتے تھے۔ کونے والے کمرے کے قریب ایک ڈھیلا ڈھالا سپاہی ڈیوٹی دے رہا تھا۔ میں نے ایک نیلے رنگ کی کار کے پیچھے اپنی کار کھڑی کی اور باہر نکل کر ہوٹل کے دفتر کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔
मेरी नज़र दफ्तर की खिड़की पर पड़ी तो शीशे के पीछे एक चेहरा बाहर झांकता दिखाई दिया। लिहाजा मैं दफ्तर की तरफ जाने की बजाय सिपाही की तरफ मुड़ गया। मेरी चाल में खुद एतमादी और रौब देखकर सिपाही कुछ परेशानी का शिकार हो गया। वो यही समझा कि मेरा ताल्लुक क्राइम्स ब्रांच वगैरह से होगा। उसने मुझे सल्यूट तो नहीं मारा, लेकिन कदरे अटेंशन होकर सलाम ज़रूर किया। तुम कब से यहाँ ड्यूटी दे रहे हो? मैंने सिपाही से पूछा और जेब से डायरी निकाल ली। मैं 9 बजे से यहाँ ड्यूटी दे रहा हूँ जनाब, उसने जवाब दिया। ताम उसका चेहरा जाहिर करता था कि वो मेरी हैसियत के बारे में मुतमईन नहीं था। नाम क्या है तुम्हारा? फुट कांस्टेबल मिस्किन नवाब। उसका नाम सुनकर मुझे हंसी आ गई और मैंने फ़ौरन कहा, ओए ये क्या? जी जनाब। वो भवें सुकेड़कर मुझे घूरने लगा। क्या मुझसे कुछ गलती हो गई है? ओए तुम नवाब भी हो और मिस्कीन भी हो। मैंने कहा, एक नाम रखो, मिस्कीन खान या नवाबुद्दीन। जनाब, जब मैं बीवी के सामने जाता हूँ तो मिस्कीन बन जाता हूँ और जब किसी मुलजिम को पकड़ता हूँ तो नवाबुद्दीन बन जाता हूँ। मैंने दफ्तर में झांकने वाले को दिखाने के लिए सिपाही का नाम डायरी में नोट करते हुए कहा, मकतूला के बारे में कुछ पता चला कि वो कौन थी? अभी तो कुछ पता नहीं चला। मैंने डायरी जेब में रखी और दफ्तर की तरफ चल पड़ा। खिड़की के शीशे के पीछे नजर आने वाला चेहरा मुझे मुड़ते देखकर गायब हो गया। मैं बरामदे में से होता हुआ दफ्तर में पहुंच गया। अंदर एक 45-46 साल शख्स खुली हुई अलमारी के सामने खड़ा एक रजिस्टर देख रहा था। मैंने पहली नज़र में अंदाज़ा लगा लिया कि उसकी तवज्जो कहीं और थी। उसका जिस्म भारी और पेट थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था। उसने रजिस्टर बंद करके अलमारी में रख दिया, होठों पर जुबान फेरी और लंगड़ाता हुआ अपनी मेज़ के पीछे जा बैठा। मैंने किसी तन मिजाज पुलिस ऑफिसर की तरह मुंह फुलाकर सलाम किया और कुर्सी खींचकर बैठ गया। वो शख्स मुझे सिपाही के साथ बातें करते देख चुका था और यही समझ रहा था कि मैं कोई पुलिस ऑफिसर हूँ। इस होटल का मालिक कौन है? मैंने पूछा। इस होटल का मालिक 5 साल कबल फौत हो चुका है, उसने जवाब दिया। अब ये एक ट्रस्ट के मलकियत है। फिर वो कदर तामुल करके बोला, मैं ये सारी बातें SHO साहब को बता चुका हूँ। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, आपकी यहाँ क्या पोजीशन है? मैं मैनेजर हूँ, शुजाउद्दीन चंगेज़ी नाम है। मेहमानों का रजिस्टर कहाँ है? उसने कदर नागवारी के साथ रजिस्टर खोलकर मेरे सामने रख दिया। उसका चेहरा जाहिर कर रहा था कि उसे मेरे बारे में कुछ शक हो चला था। SHO साहब ये रजिस्टर देख चुके हैं, उसने कहा। इस रजिस्टर के मुताबिक मकतूला का नाम नरगिस मिन्हास था। उसका नाम सबसे आखिर में लिखा था। दस्तखत का खाना खाली था, अलबत्ता पते के खाने में धुआर जी के इलाके का पता दर्ज था। यहाँ किसी के दस्तखत नहीं, मैंने कहा और अपनी डायरी में मनकुला का नाम और पता नोट कर लिया। मेरा ख्याल है कि करक भूल गया होगा। क्या आप अकेली औरतों को भी कमरा किराए पर देते हैं? मैंने पूछा। कानून में इसकी कोई ममानत नहीं, उसने जवाब दिया। इसका लहजा कुछ सख्त हो गया था। लेकिन यह खातून कि नरगिस मिन्हास तो कराची की रहने वाली थी, इसे होटल में ठहरने की क्या ज़रूरत पेश आ गई? हम लोगों के ज़ाती मामलात नहीं कुरेदते। जो शख्स कमरा किराए पर लेना चाहे हम उसे कमरा दे देते हैं, उसने गला साफ करते हुए कहा। आपने भी अभी तक अपना तारुफ नहीं कराया। मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट, मैंने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। मेरा दफ्तर सिटी कोर्ट के सामने है। उसने मेरे बड़े हुए हाथ को नज़रअंदाज कर दिया और अपनी मोटी उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा करके बोला, आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाइए। जाली पुलिस अफसर बनकर मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। उसने रजिस्टर बंद करके एक तरफ रख दिया और गुस्से से खड़ा हो गया। मैं आपको कोई बात नहीं सुनना चाहता। आपको गलत फहमी हुई है चंगेज़ी साहब। मैंने अपने आप को पुलिस अफसर जाहिर नहीं किया और आपका रवैया कारोबारी असूलों के सरासर मुनाफी है। मशवरे का शुक्रिया। मैं आपसे ज़्यादा कारोबारी असूल जानता हूँ। आपकी खुश अखलाक़ी से होटल की नेक नामी होगी, मैंने कहा। कम अज़ कम इस वक्त आपको मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि इस होटल में एक कत्ल हो चुका है। जो कुछ कमरों के अंदर होता है हम इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। आप फ़ौरन बाहर निकल जाइए वरना मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगा। मैं मुस्कुराता हुआ उसके दफ्तर से निकल गया। जब मैं दफ्तर पहुंचा तो मेरी सेक्रेटरी ने पूछा, आप वली मोहम्मद को साथ नहीं लाए? वो तो ज़ेरे हिरासत है, मैंने जवाब दिया। मेरे साथ कैसे आ सकता था? आपने उसकी ज़मानत नहीं करवाई। कत्ल के मुलज़िम की ज़मानत अदालत में होती है और अमूमन मुश्किल ही से होती है। मैं कल उसकी ज़मानत कराने की कोशिश करूँगा। मामला क्या है? वो लाश किसी औरत की थी। मैंने सारी तफसील बता दी। फिर कहा, इस अहमक को रात के 3-3:30 बजे होटल के कमरे में नहीं घुसना चाहिए था। क्या पुलिस उसे वाकई कातिल समझ रही है? जाहिर अगर कातिल ना समझती तो गिरफ्तार क्यों करती? मेरा ख्याल कि पुलिस वाले उस वारदात को चोरी या मुजरमाना हमले का रंग देने की कोशिश करेंगे। मकतूला के बारे में कुछ पता चला कि वो कौन थी और होटल में क्यों ठहरी हुई थी? मुझे उसका नाम और पता मालूम हो गया है। मैं सोच रहा हूँ कि उसके पते पर जाकर मालूम करने की कोशिश करूँ। उसके घर से क्या मालूम होगा? सबिया ने कहा। बहुत कुछ मालूम हो सकता है। सबसे पहले बात तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मकतूला नरगिस को अपना घर छोड़कर होटल में रात गुजारने की ज़रूरत क्यों पेश आई? हो सकता है कि उसका अपने शोहर से झगड़ा हो गया हो या इस किस्म की कोई और बात हो। ख़ानदानी दुश्मनी का मामला भी हो सकता है।
पुलिस आपसे पहले वहां पहुंच चुकी होगी। मुझे उम्मीद नहीं है, पुलिस वालों को बज़े-अम खुद एक कातिल मिल चुका है, इसलिए वो ज़्यादा भागदौड़ नहीं करेंगे। मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मेरी सेक्रेटरी ने कहा। हम कार में बैठकर पौन घंटे के अंदर धोराजी पहुंच गए। पता एक छोटे से फ्लैट का था, वहाँ कोई मेमन फैमिली रहती थी। वो 6 माह पहले वहाँ आए थे और नरगिस महनाज के बारे में कुछ नहीं जानते थे। हम वापस जाने का इरादा कर रहे थे कि साथ ही वाले फ्लैट से एक 40-42 साला शख्स बाहर आया। वो बनियान और धोती में मलबूस था। आप लोग किसको तलाश कर रहे हैं? उसने पूछा। हम नरगिस महनाज का घर तलाश कर रहे हैं। धोती पोश ने मशकूक नज़र से हमारा जायज़ा लिया, फिर बोला, ये वही नरगिस महनाज तो नहीं जो पहले नरगिस हबीब हुआ करती थी? ये बात हमें मालूम नहीं है। आप किस सिलसिले में उससे मिलना चाहते हैं? क्या आपकी उसके साथ रिश्तेदारी है? हम नरगिस से नहीं, उसके किसी रिश्तेदार से मिलना चाहते हैं। नरगिस का इंतकाल हो गया है। क्या? नहीं नहीं, शायद आपको गलत फहमी हुई है। यहाँ जो नरगिस रहती थी उसकी उम्र 35-36 के लगभग थी और सेहत बिल्कुल ठीक ठाक थी। इसे आज सुबह किसी ने कत्ल कर दिया है। ओहो, एक दिन यही होना था। आप अंदर आ जाइए। वो हमें एक सस्ते फर्नीचर से आरास्ता ड्राइंग रूम में ले गया। उसका नाम रजब अली था और वह एक स्टेट एजेंसी चलाता था। मैंने उसे कत्ल की तफसील बताई और नरगिस महनाज के बारे में मज़ीद जानने की ख्वाहिश जाहिर की। अल्लाह माफ़ करे, वो कानों को हाथ लगाते हुए बोला, मरने के बाद किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूँकि आपका अजीज़ बेगुनाह कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हो गया है, इसलिए मैं आपको नरगिस का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये औरत 5-6 महीने इसी फ्लैट में रही थी और मैंने ही इसे फ्लैट लेकर दिया था। लेकिन जब मुझे पता चला कि उसका चाल चलन अच्छा नहीं, तो मैंने उसे निकाल दिया। उसके पास आवारा किस्म के लोग आते थे और सारी सारी रात फ्लैट में ठहरते थे। हमने कई दफ़ा उसके फ्लैट से शराब की खाली बोतलें फेंकती देखी थी। 1 साल कबल उसे फ्रॉड के जुर्म में 3 माह की सज़ाए कैद भी हो गई थी। कहीं उसका कोई रिश्तेदार नहीं है? मैंने पूछा। मैंने सुना है कि उसका शौहर और 3 बच्चे गोलीमार में रहते हैं। शौहर ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और किसी फैक्ट्री में काम करता है। पढ़ी लिखी तो नरगिस भी नहीं थी, 7-8 जमातें पढ़ी हुई थी, लेकिन बहुत होशियार औरत थी। होशियार तो नहीं कहना चाहिए, सबिया ने कहा। होशियार औरत तो वो होती है जो इज्जत और आबरू के साथ अपने घर में रहे। आपने बिल्कुल ठीक कहा, रजब अली ने इत्तेफाक किया। होशियार औरत वही होती है जो अपनी और अपने घर की इज्जत कायम रखे। नरगिस दरअसल मुजरमाना जहन की मालिक थी। वो रातों रात दौलतमंद बनना चाहती थी। मुझे ये पता नहीं कि उसने अपने शौहर से तलाक ले ली थी या वैसी उससे अलहदा रह रही थी। उसकी शक्लो सूरत कैसी थी? सबिया ने पूछा। शक्लो सूरत के बारे में कुछ मत पूछिए जी। इंतहाई हसीन और पुरकशिश औरत थी, लेकिन किरदार इतना ही भयानक था। ये उसका हुस्न ही था जिसकी वजह से लोग उसके दाम में फंस जाते थे। उसे अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड था। अपनी उम्र से 10 साल छोटी लगती थी। क्या आपने कभी शुजाउद्दीन चंगेजी का नाम सुना है? मैंने पूछा। वो भवें सुखेड़कर सोचने लगा, फिर बोला, मैं यकीन से नहीं कह सकता। जब नरगिस इस फ्लैट में अपना सामान लेने आई थी तो उसके साथ एक अधेड़ उम्र का शख्स भी था जिसे उसने गालबन चंगेजी साहब के कहकर मुखातिब किया था, लेकिन मैं यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता। क्या आपको उस शख्स का हुलिया याद है? हुलिया बताना बहुत मुश्किल है। उसकी उम्र मेरी जितनी थी, जिस्म भारी था और ज़रा सा लंगड़ा कर चलता था। बस बात बन गई। यही शख्स शुजाउद्दीन चंगेजी है। मैं थोड़ी देर पहले उससे मिलकर आ रहा हूँ। ये एक क्लब होटल में मैनेजर है। अच्छा रजब अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम जाने के लिए खड़े हो गए। ओह हाँ, याद आया। क्या आपको नरगिस के शौहर का नाम मालूम है? उसका नाम हबीब अहमद है। गोलीबार नंबर 1 में बराज गली में रहता है। मैंने ये मालूमात अपनी डायरी में नोट कर ली। अमजद साहब, मैंने ये सब कुछ इसलिए बताया है कि आपका अजीज़ कत्ल के इल्ज़ाम में फंस गया है, वरना मैं एक लफ्ज़ भी मुंह से नहीं निकालता। लेकिन एक बात जहन में रखिए, मैं कहीं गवाही देने में नहीं जाऊंगा, इसलिए कि किसी कानूनी कार्रवाई में मेरा जिक्र न आए। मैंने उससे वादा किया कि उसका नाम नहीं आएगा और वहाँ से रुखसत हो गया। दोपहर का खाना हमने एक होटल में खाया और फिर हबीब अहमद की तलाश में गोलीमार पहुंच गए। बराज गली एक तंग सी गली है जिसमें पीतल के सामान की दुकानें हैं। निस दर्जन लोगों से पूछने के बाद बिलाखिर हम हबीब अहमद का घर तलाश करने में कामयाब हो गए। उसका घर बराज गली से ज़रा हटकर था। तकरीबन 70-80 गज के प्लाट पर बना हुआ एक छोटा सा मकान था। दरवाजे पर एक मेला सा पर्दा लटक रहा था। हमारी दस्तक के जवाब में एक 12-13 साल लड़की दरवाजे पर आई। उसके नकुश तीखे थे, लेकिन चेहरे पर वीरानी पाई जाती थी। हबीब अहमद यहीं रहते हैं? मैंने पूछा। जी, लड़की ने जवाब दिया, लेकिन वो घर पर नहीं है, काम पर गए हुए हैं। तुम्हारी अम्मी है घर पर? सबिया ने पूछा। लड़की के चेहरे का रंग एकदम बदल गया। बोली, हमारी अम्मी नहीं हैं। क्या वो अलग रहती हैं? लड़की कतरे तामुल करके बोली, उनका इंतकाल हो चुका है। क्या तुम हबीब अहमद की बेटी हो? मैंने पूछा। उसने असबात में सर हिलाया। जी। मैंने हैरानी से अपनी सेक्रेटरी की तरफ देखा। अगर वो हबीब अहमद की बेटी थी तो रजब अली के मुताबिक उसकी मां नरगिस थी। तुम्हारी अम्मी का इंतकाल हुए कितना अरसा हुआ है? मैंने पूछा। पता नहीं, उसने कहा। आप शाम को किसी वक्त आ जाइए, उस वक्त अब्बा घर में होते हैं। क्या घर में कोई और बड़ा नहीं है? मैंने पूछा। जी, नानी है।
मेरी सेक्रेटरी सबिया दरवाजे के अंदर कदम रखते हुए बोली, मुझे उनके पास ले चलो, हमें एक ज़रूरी बात करना है। लड़की हिचकिचाते हुए उसे साथ लेकर अंदर चली गई। लम्हा भर के बाद सबिया बाहर आई और मुझे भी अंदर ले गई। कमरे का साइज़ बामुश्किल 12 × 10 फीट था। एक तरफ चारपाई बिछी हुई थी और दूसरी तरफ पुराना सा सोफ़ा रखा था, जिसके स्प्रिंग अपनी मौजूदगी का बाखूबी पता दे रहे थे। चारपाई पर एक बूढ़ी और कमज़ोर औरत गाँव तकिए से टेक लगाए बैठी थी। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वो पतले फ्रेम वाला चश्मा पहनने की कोशिश कर रही थी। कोशिश का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि चश्मे की एक डंडी मौजूद नहीं थी। उसकी जगह वो डोरी बंधी हुई थी और बूढ़ी औरत कपकपाते हाथों से उस डोरी को अपने कानों पर सेट कर रही थी। चश्मा लगाने के बाद उसने एक हाथ माथे पर रखा और मेरी तरफ देखने लगी। वाज़ेह तौर पर चश्मे का नंबर उसकी नज़र के मुताबिक नहीं था। मैंने सलाम किया और एक उभरे हुए स्प्रिंग के ऊपर बैठ गया। बड़ी अम्मा, मैंने पूछा, हबीब अहमद आपका दामाद है? हाँ, दामाद भी है और भतीजा भी, बड़ी अम्मा ने जवाब दिया। आपकी नवासी ने अभी बताया है कि उसकी अम्मी फौत हो चुकी हैं, क्या ये सही है? हमारे लिए तो मर चुकी है। बड़ी अम्मा ने गहरा सांस लिया। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम नरगिस के बारे में बात करने आए हैं। आपकी बेटी का नाम नरगिस ही था ना? बड़ी अम्मा फिक्रमंद नजर आने लगी। क्या हुआ मेरी नरगिस को? उसने घबराकर पूछा। बड़ी अम्मा, दरअसल बात यह है कि नरगिस को हादसा पेश आ गया है। फरीदा, फरीदा, औरत ने दरवाजे की तरफ मुंह करके आवाज़ लगाई, जल्दी से एक गिलास पानी ले आ। वही लड़की जिसने दरवाज़ा खोला था सिल्वर के गिलास में पानी ले आई। दो बच्चे दरवाजे में खड़े होकर अंदर देखने लगे। एक 9-10 साल का लड़का था और दूसरी लड़की थी जो लड़के से 1 साल बड़ी लगती थी। दोनों खाली खाली नज़रों से हमारी तरफ देखने लगे। बड़ी अम्मा ने पानी पीने के बाद गिलास लड़की को दिया और तीनों को कमरे से बाहर भेज दिया। लेकिन मैंने देखा तीनों दरवाजे के बाहर दीवार के साथ लगकर खड़े हो गए। क्या कहा कि नरगिस को कोई हादसा पेश आ गया है? बड़ी अम्मा ने पूछा। मैं उलझन महसूस करने लगा। एक बूढ़ी और कमज़ोर औरत को जवान बेटी की मौत की खबर सुनाना आसान काम नहीं था। बाहर 3 बच्चे अपनी माँ के बारे में जानने के लिए बेचैन थे। मैंने देखा कि बाज़ाहिर वो बड़े सब्र के साथ हमारे बोलने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर ऐसा करब पाया जाता था जिसमें कायनात की सारी बेबसी सिमट आई थी। लेकिन जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। उसे खबर तो बहरहाल सुनाना ही थी। अम्मा जी, आप पड़ोस से किसी औरत को बुलवा लें, मैंने कहा। किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं, जो खबर तुम सुनाना चाहते हो मैंने बहुत पहले अपने आप को इसके लिए तैयार कर लिया था। क्या नरगिस मर गई है? हाँ, मैंने हौले से कहा। आज अलील सुबह किसी ने उसे एक होटल के कमरे में कत्ल कर दिया है। बड़ी अम्मा ने चश्मा उतार कर तकिए पर रख दिया और दोनों हाथ बुलंद करके ज़ेरे लब कोई दुआ पढ़ने लगीं। उसकी झुर्रियों वाली आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने दरवाजे से बाहर खड़े हुए बच्चों की तरफ देखा। दोनों छोटे बच्चे वीरान नज़रों से अपनी बड़ी बहन की तरफ देख रहे थे और उस माँ की मौत की खबर सुन रहे थे जिसके बारे में उन्हें बताया गया था कि वह मर चुकी है। बड़ी बहन ने, जो दरहकीकत बड़ी नहीं थी, छोटी बहन और भाइयों को अपने साथ लिपटा लिया, लेकिन तीनों के मुंह एक सस्कारी भी नहीं निकली। सबिया, मैंने कहा, तुम बच्चों के पास चली जाओ। बड़ी अम्मी ने दुआ ख़त्म करने के बाद चश्मा दोबारा आंखों में लगाया और तकिए के नीचे से एक डायरी निकालकर मेरी तरफ बढ़ाई। उसमें मेरे भतीजे का फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। उसे फ़ोन करके कह देना कि उसकी बीवी मर गई है। मैंने हबीब अहमद का नंबर तलाश करके अपनी डायरी में लिख लिया। फिर बड़ी अम्मा को डायरी वापस करते हुए कहा, आपकी बेटी ने होटल के रजिस्टर में अपना नाम नरगिस मनहास लिखवाया था। क्या उसने दूसरी शादी कर ली थी? मुझे कुछ पता नहीं बेटा, पता नहीं वो बाहर क्या करती थी। अल्लाह उसके गुनाह माफ़ करे। हबीब ने उसे तलाक नहीं दी थी। हमारे ख़ानदान में कभी किसी औरत को तलाक नहीं हुई। नरगिस ने तलाक के लिए पूरे जतन किए थे। अदालत में भी गई थी, लेकिन फ़ैसला हबीब के हक़ में हुआ था। वो हमेशा यही कहता रहा है कि माँ, मैं तेरी बेटी को तलाक का दाग नहीं लगाऊंगा। दोनों में इख्तलाफ किस बात पर था? कोई इख्तलाफ नहीं था। जब गरीब घर की औरत दुनिया की चमक दमक से के पीछे दौड़ने लगे तो वो कभी घर नहीं बसा सकती। मेरी बेटी ने कारों और बंगलों के ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे और यही सबसे बड़ा इख्तलाफ था। थोड़ी देर बाद मोहल्ले में नरगिस की मौत की खबर फैल गई और औरतें ताज़ियत करने और तफसील जानने के लिए आना शुरू हो गईं। हम कुछ देर बैठने के बाद रुखसत हो गए। दफ्तर पहुंचकर मैंने हबीब को फ़ोन किया और उसे नरगिस की मौत की खबर सुनाई। ये भी बता दिया कि यह खबर उसके घर में पहुंच चुकी है। उसने बड़े सुकून के साथ खबर सुनी और मेरे दफ्तर का पता पूछने के बाद फ़ोन बंद कर दिया। मुझे बच्चों की हालत देखकर बड़ा दुख हुआ। सबिया ने कहा, मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह उन्हें रोना आ जाए, लेकिन तीनों बिल्कुल चुप बैठे रहे, जैसे उन पर सख्ता तारी हो गया हो। रोना तो उसकी जवानी पर आता है जिसकी कमी महसूस हो। मैंने कहा, नरगिस तो उन्हें बहुत पहले छोड़ चुकी थी। बच्चों के लिए तो वो पहले ही मर चुकी थी। यकीन नहीं आता कि कोई माँ इतनी संगदिल भी हो सकती है। मेरा ख्याल है कि वो संगदिल नहीं थी। मालूम होता है कि उसके ख्यालात और हालात में हम आहंगी नहीं थी। उसके दिल में यह ख्याल पुख्ता हो गया होगा कि वो आसाइशों के लिए पैदा हुई और गालिबन ये वहम उसे अपनी खूबसूरती की वजह से हुआ होगा
یا کسی نے یہ وہم اس کے دل میں ڈال دیا ہوگا۔ اس کا خیال ہوگا کہ وہ زندگی کی آسائش حاصل کرنے کے بعد بچوں کو اپنے ساتھ لے جائے گی۔ میں اس بات کو نہیں مانتی۔ آپ سعادت حسن کی طرح برے آدمی میں اچھائی اور اچھے آدمی میں برائی تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سعادت حسن کون؟ وہی اپنے منٹو صاحب۔ میں نے منٹو کو زیادہ نہیں پڑھا، لیکن میرے خیال میں ایسی کوشش کرنا برا نہیں ہے۔ صرف برا ہی نہیں، انتہائی خطرناک بھی ہے، صبیہ نے پرجوش لہجے میں کہا۔ ایسی سوچ ہی خطرناک ہے، گویا اس سوچ کے ذریعے معاشرے کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ برا آدمی دراصل برا نہیں اور اچھا آدمی دراصل اچھا نہیں ہے، یعنی سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ نہ اچھے کی رفاقت سے کچھ فائدہ اور نہ برے کی صحبت سے کوئی نقصان، نہ برا قابل مذمت اور نہ اچھا قابل تعریف ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے، میں نے کہا۔ اس وقت ہمیں ولی محمد کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اب تو جو صورتحال سامنے آئی ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نرگس کا قتل رقابت کی وجہ سے ہوا ہے، اور رقابت کی صورت میں سب سے پہلا نام حبیب احمد کا ہونا چاہیے۔ کوئی غیرت مند شوہر اپنی بیوی کو بے راہ روی برداشت نہیں کر سکتا۔ بات تو معقول معلوم ہوتی ہے، لیکن ایک بات ابھی وضاحت طلب ہے۔ نرگس کی ماں کا کہنا ہے کہ حبیب احمد نے نرگس کو طلاق نہیں دی تھی، لیکن نرگس نے ہوٹل کے رجسٹر میں اپنا نام نرگس مہناز لکھایا تھا۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ممکن ہے حبیب احمد نے نرگس کو طلاق دے دی ہو اور اس کا خیال اپنی ساس کو نہ بتایا ہو کہ اسے تکلیف ہوگی، یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ نرگس نے دوسری شادی کر لی تھی اور مہناز اس کے دوسرے شوہر کا نام تھا۔ معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ایک تو ہمیں حبیب احمد سے ملنا چاہیے اور دوسرا یہ معلوم کرنا چاہیے کہ مہناز کون ہے۔ حبیب احمد سے ملنے کے بعد ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ایک 35-36 سالہ شخص ہمارے دفتر میں داخل ہوا۔ وہ پتلون اور برشٹ میں ملبوس تھا، جن پر کہیں کہیں گریس اور تیل کے دھبے پڑے ہوئے تھے۔ اس کے سیاہ بال پرگندہ تھے اور غالباً وہ بالوں میں کنگھی کرنے کا عادی نہیں تھا۔ میں اس کے بولنے سے پہلے ہی سمجھ گیا کہ وہ حبیب احمد تھا۔ اس کا جسم مضبوط اور قدرے فربا تھا۔ میرا نام حبیب احمد ہے، اس نے سلام کرنے کے بعد کہا۔ کیا آپ مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہیں؟ میں نے اس بات میں جواب دیا اور اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ رسمی کلمات کے بعد میں نے اسے واردات کی ساری تفصیل بتائی، پھر کہا، آپ کی ساس نے بتایا کہ آپ نے نرگس کو طلاق نہیں دی تھی، کیا یہ صحیح ہے؟ جی ہاں، وہ مرتے دم تک میری بیوی تھی، حبیب احمد نے کہا۔ اس نے طلاق حاصل کرنے کے لیے بڑے جتن کیے تھے، لیکن میں نے اس کی تمنا پوری نہیں ہونے دی۔ آپ کتنے سال سے الگ رہ رہے تھے؟ تقریباً 10 سال سے۔ اگر آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی تو آپ اسے باندھ کر رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ صبیہ نے کہا۔ آپ کو چاہیے تھا کہ اسے طلاق دے کر دوسری شادی کر لیتے۔ حبیب کے ہونٹوں پر اداس سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، بولا، بات یہ ہے جی کہ میں ایک ان پڑھ آدمی ہوں، ہو سکتا ہے میں نے اخلاقی اور شرعی لحاظ سے غلط فیصلہ کیا ہو، لیکن میری نیت خراب نہیں تھی۔ میں آج تک یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ نرگس دنیا کی ٹھوکریں کھانے کے بعد ایک روز اپنے بچوں کے پاس واپس آ جائے گی۔ کچھ ضد کی بات بھی تھی۔ نرگس نے کہا تھا، تم گھٹنے ٹیکتے ہوئے طلاق دینے آؤ گے، اور میں نے کہا تھا، تم ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤ گے، لیکن میں طلاق نہیں دوں گا، اور آپ نے آخر اپنی ضد پوری کر لی، صبیہ نے کہا۔ حبیب احمد اس کی بات کا پورا مطلب نہیں سمجھا، بولا، آپ یہ نہ سمجھیے کہ مجھے اس کی موت سے خوشی ہوئی ہے، لیکن انسان جو کچھ کرتا ہے اس کا بدلہ ضرور پاتا ہے۔ طلاق نہ دینے کی ایک وجہ اور بھی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے نرگس کو طلاق دے دی تو وہ کچھ اور لوگوں کے گھر تباہ کرے گی، بلکہ اس نے 1-2 مرتبہ شادی کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ مجھے جب پتہ چلا تو میں اپنی ساس اور بچوں کو ساتھ لے کر شادی کے امیدوار کے گھر پہنچ گیا۔ بہرحال یہ بڑی لمبی کہانی ہے، آپ کہاں تک سنیں گے؟ میں تو صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا اس معاملے سے کیا تعلق تھا، اور دوسری بات یہ بتائیے کہ لاش حاصل کرنے کے لیے مجھے کیا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا؟ میرا خیال ہے کہ لاش پوسٹ مارٹم کے بعد ہی ملے گی، میں نے کہا، لیکن پہلے آپ کو پولیس کے پاس جانا پڑے گا۔ وہ ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے لیے آپ سے پہلے لاش کی شناخت کروائیں گی۔ آپ کی بیوی رہتی کہاں تھی؟ صبیہ نے پوچھا۔ اس کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں تھا۔ جس ہوٹل کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ اس کے قریب ہی ایک مکان میں رہتی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ 10 سال کی علیحدگی کے باوجود حبیب احمد اپنی بیوی کی نقل و حرکت پر گہری نظر رکھے ہوئے تھا۔ اگر اس کے پاس مکان موجود تھا تو اسے ہوٹل میں رہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں نے پوچھا۔ اور پھر اس نے رجسٹر میں غلط پتہ کیوں لکھوایا؟ یہ سب چنگیزی کی کارستانی معلوم ہوتی ہے، وہ بڑا جعل ساز ہے۔ کیا آپ چنگیزی کو جانتے ہو؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ یہ بات غالباً بے خیالی میں اس کے منہ سے نکل گئی تھی۔ جان پہچان تو نہیں ہے، اس نے اپنی غلطی محسوس کرتے ہوئے کہا، البتہ نام سنا ہوا ہے۔ اس کے ہوٹل میں اچھے لوگ نہیں آتے، بڑی شعبے بازیاں ہوتی ہیں اس کے ہوٹل کے اندر۔ کس قسم کی شعبے بازیاں؟ چند روز وہاں رہ کر دیکھیے، آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ وہ اچانک جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اچھا جی، میں چلتا ہوں۔ کیا آپ مہناز نامی کسی شخص کو جانتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔
آپ کا اشارہ۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا، پھر بولا، میں کسی مہناز کو نہیں جانتا، اچھا خدا حافظ۔ وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنی سیکریٹری سے کہا، مجھے کچھ گڑبڑ معلوم ہوتی ہے، اس شخص کی پوزیشن صاف نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی بیوی پر پوری نگرانی کرتا رہا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ وہ کہاں کہاں جاتی تھی، کن کن لوگوں سے ملتی تھی اور کیا کچھ کرتی تھی۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس نے نرگس کو قتل کیا ہوگا؟ کوئی بات نہیں، میں نے کہا، اگر اسے قتل ہی کرنا تھا تو انتظار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرا مطلب یہ ہے کہ کام تو اسے ابتدا میں ہی کر دینا چاہیے تھا۔ ہاں، وہ ایسا ہی کرتا، بشرط یہ اسے امید نہ ہوتی۔ باقول اس سے یہ امید تھی کہ نرگس ایک روز واپس آ جائے گی، لیکن جب اس کی امید ختم ہو گئی، یا دوسرے لفظوں میں صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، تو وہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو گیا۔ اگلے روز ولی محمد کی ضمانت منظور نہیں ہوئی اور پولیس نے اس کا 7 روز کا ریمانڈ حاصل کر لیا۔ میں ولی محمد سے ملنے پولیس اسٹیشن گیا، لیکن ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ ڈیوٹی پہ موجود ASI نے مجھے بتایا کہ ملزم سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ میں پولیس کی پوچھ گچھ کا مطلب بخوبی سمجھتا تھا۔ یقیناً اس سادہ لوح شخص سے ایسی باتیں قبول کروائی جا رہی تھیں جو اس کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھیں۔ پولیس نے خانہ پوری کے لیے چنگیزی کے علاوہ ہوٹل کے چند ملازمین کے بیانات بھی قلم بند کیے۔ حبیب احمد کا بیان بھی لیا گیا، لیکن یہ سب محض رسمی کارروائی تھی۔ وہ ولی محمد کے اس بیان کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے کہ مقتولہ کے کمرے میں کوئی اور شخص یا اشخاص موجود تھے۔ انہوں نے کیس اس طرح تیار کیا تھا کہ ولی محمد پوری طرح ان کے شکنجے میں آ گیا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ اسے پھانسی کے تختے پر چڑھا کر چھوڑیں گے۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد ولی محمد کو جیل بھیج دیا گیا۔ منہاس نامی شخص کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ پولیس اس کے پوائنٹ پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ان کے خیال میں منہاس نام کا کوئی شخص نہیں تھا۔ نرگس نے بحث اپنی شناخت چھپانے کے لیے اپنے نام کے ساتھ منہاس لگا لیا تھا۔ حبیب احمد کے متعلق بھی زیادہ چھان بین نہیں کی گئی تھی، حالانکہ میرے خیال میں اس کی پوزیشن سب سے زیادہ مشکوک تھی۔ پولیس نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ملزم مجرمانہ حملے کی نیت سے مقتولہ کے کمرے میں گھس گیا تھا اور مزاحمت کرنے پر اسے قتل کر دیا۔ میڈیکل رپورٹ میں اور پولیس رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ مقتولہ کے لباس کے بھلائی حصے پر خون کے دھبے پڑے ہوئے تھے۔ دوپٹہ سائڈ ٹیبل پر پڑا ملا تھا، باقی کپڑے بالکل ٹھیک حالت میں تھے۔ ان پر نہ تو خون کے دھبے تھے اور نہ ہی وہ کہیں سے پھٹے ہوئے تھے۔ مقتولہ کی لاش بستر پر پڑی ہوئی ملی تھی۔ خون کے دھبے بستر کی چادر اور تکیے پر بھی پائے گئے تھے۔ ان کے علاوہ کمرے میں کسی چیز پر خون کے دھبے نہیں ملے۔ پہلی بات تو اس سے یہ ثابت ہوتی تھی کہ مقتولہ کے ساتھ جو کوئی بھی کمرے میں موجود تھا وہ اس کی مرضی سے کمرے میں داخل ہوا تھا، اور دونوں کے مراسم خاصے گہرے تھے، کیونکہ پولیس رپورٹ میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ دروازہ توڑا گیا تھا یا زبردستی کھولا گیا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ دروازہ اتفاقاً کھلا رہ گیا تھا تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہوگی، کیونکہ ہوٹل کے کمروں میں ایسے تالے لگے ہوئے تھے جو دروازہ بند کرتے ہی مقفل ہو جاتے تھے اور باہر سے بغیر چابی کے نہیں کھولے جا سکتے تھے۔ یا تو دروازہ چابی سے کھولا گیا تھا یا پھر مقتولہ نے خود کھولا تھا۔ اگر چابی سے دروازہ کھولا گیا تھا تو کھولنے والا کوئی ہوٹل کا آدمی تھا۔ ویسے درازوں پر بولٹ بھی لگے ہوئے تھے اور دروازوں کے تالوں میں سیفٹی لاک سسٹم بھی موجود تھا۔ اگر اندر سے سیفٹی لاک لگا دیا جائے تو باہر سے چابی کے ساتھ ہی تالا نہیں کھولا جا سکتا۔ عام طور پر لوگ سونے سے قبل سیفٹی لاک اور بولٹ دونوں لگا دیتے ہیں۔ یہ ایک معقول بات تھی۔ اگر پہلے ذہن میں آ جاتی تو میں ضرور ولی محمد کی ضمانت کرانے میں کامیاب ہو جاتا۔ بہرحال میں نے اگلی پیشی پر ان نکات کو زیر بحث لانے کی تیاری شروع کر دی۔ میں اس دوران جیل میں ولی محمد سے بھی ملا۔ وہ خاصا مایوس اور شکستہ خاطر نظر آ رہا تھا۔ رسمی بات چیت کے بعد اس نے جو کچھ کہا وہ مجھے دنگ کر دینے کے لیے کافی تھا۔ بھائی جان، آپ یقین نہیں کریں گے، اس نے اپنے مخصوص انداز میں کہا، نرگس کو میں نے قتل کیا تھا، لیکن مجھے یاد نہیں رہا۔ ولی محمد، میں نے حیرت اور غصے سے کہا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ جو تم کہہ رہے ہو اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ اچھی طرح جانتا ہوں، مجھے پھانسی کی سزا ہو جائے گی۔ تم شاید اپنے حواس میں نہیں ہو، میں نے کہا۔ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس نے سادگی سے کہا، میں واقعی اپنے حواس میں نہیں تھا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی صحت مند اور نوجوان آدمی رات کو تنہائی میں کسی خوبصورت عورت کو دیکھتا ہے تو اس کے دل و دماغ پر شیطان قابض ہو جاتا ہے۔ وہ بالکل مشینی انداز میں بول رہا تھا، جیسے کوئی رٹا ہوا سبق سنا رہا ہو۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ایک نہایت حسین عورت، نہیں شاید میں بھول رہا ہوں، یاد آیا میں رات کے 3 بجے چوری کی نیت سے ہوٹل کے پاس گھوم رہا تھا کہ میں نے کھلی ہوئی کھڑکی سے ایک نہایت حسین عورت کو دیکھا۔ اس عورت کو دیکھ کر میرے ہوش و حواس گم ہو گئے۔ مجھ پر جنون نہیں، میرا دل بے قابو ہو گیا۔ میں کمرے میں گھس گیا اور اس عورت کے ساتھ دست درازی کی کوشش کی۔ وہ عورت لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گئی، لہٰذا میں نے اسے قتل کر دیا۔ یہ سبق تمہیں کس نے یاد کرایا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے چور نظروں سے دائیں بائیں دیکھا اور ہولے سے بولا، تھانے دار صاحب نے۔ احمق، تم بے گناہ ہو، میں نے کہا۔ یہ تھانے دار نے تمہیں پھانسنا چاہتا ہے، یہ کہانی کسی اور کو نہیں سنا دینا۔ بھائی جان،
ایک آدمی تو غلط ہو سکتا ہے لیکن 4 آدمی غلط نہیں ہو سکتے۔ کیا مطلب؟ آپ یقین نہیں کریں گے، پورے 4 آدمیوں نے مجھے اس عورت کو قتل کرتے دیکھا تھا اور انہوں نے خود میرے سامنے بیٹھ کر مجھے یہ بات بتائی ہے۔ وہ 4 شریف آدمی تو جھوٹ نہیں بول سکتے نا۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ اس وقت میرے دل و دماغ پر شیطان کا قبضہ تھا، اور جب انسان کے دل اور دماغ پر شیطان کا قبضہ ہو تو اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ہوش و حواس تو تم اب کھو بیٹھے ہو، میں نے غصے سے کہا۔ کیا تم پھانسی کے تختے پر چڑھنا چاہتے ہو؟ یہ گناہ اسی طرح دھل سکتا ہے جی۔ مولوی صاحب نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو ناحق قتل کرتا ہے وہ جہنم میں ڈالا جاتا ہے، لیکن جو پھانسی قبول کر لیتا ہے وہ جہنم سے بچ جاتا ہے۔ پولیس نے اس سیدھے سادے آدمی کی برین واشنگ کر ڈالی تھی اور وہ نہ کردہ گناہ کا کفارہ ادا کرنے پر تیار ہو گیا تھا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، دیکھو ولی محمد، جن لوگوں نے تمہارے سامنے بیٹھ کر تمہارے خلاف گواہی دی ہے وہ ہرگز شریف لوگ نہیں ہیں، وہ جھوٹے ہیں اور انہوں نے رشوت لے کر جھوٹ بولا ہے۔ ہمارے ملک میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو چند روپوں کی خاطر جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور قتل ایسا واقعہ نہیں ہے جسے انسان بھول جائے۔ لیکن وہ سمجھنے پر تیار نہیں تھا۔ بولا، بس جی، جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا، آپ میری فکر نہ کریں، میں نے کافی زندگی گزار لی ہے۔ آپ بس اتنی مہربانی کریں کہ میری جو تنخواہ آپ کے ذمے ہے وہ میری ماں کو منی آرڈر کر دیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کوارٹر میں دوا ضرور چھڑک دیں، ایسا نہ ہو کہ کسی بے گناہ کو ترنتولے کاٹ لے۔ ملاقات کا مختصر وقت ختم ہو گیا اور ہماری بات چیت ادھوری رہ گئی۔ ولی محمد اپنے موقف پر پوری مضبوطی سے قائم تھا۔ اگر اصل قاتل کا کوئی سراغ مل جاتا تو اس کے بچنے کی کوئی صورت نکل سکتی تھی، لیکن اصل قاتل کو تلاش کرنا ایسا ہی تھا جیسے بھوسے کے ڈھیرے سے سوئی۔ میں ایک بار پھر حبیب احمد سے ملا اور نہایت ہوشیاری سے اسے کریدنے کی کوشش کی، لیکن یا تو وہ واقعی بے گناہ تھا یا انتہائی ہوشیار۔ اس کی مدد سے میں نے ان لوگوں کی ایک فہرست بھی تیار کر لی جن سے نرگس کے مراسم رہے تھے۔ ان لوگوں کے پیچھے بھاگ دوڑ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، حبیب احمد نے کہا۔ قاتل کا سراغ ہوٹل ہی سے ملے گا، بات شرط یہ کہ آپ کا آدمی واقعی بے گناہ ہو۔ ولی محمد کسی کو قتل نہیں کر سکتا، میں نے کہا۔ اس کی بے گناہی کے بارے میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے بیگ صاحب۔ اگرچہ نرگس مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی لیکن میں پھر بھی اس سے محبت کرتا تھا۔ بہرحال وہ میری بیوی تھی۔ میں اس کے قاتل کو پھانسی کے پھندے پر دیکھنے کے لیے سب سے زیادہ خواہش رکھتا ہوں۔ اگر آپ میری تھوڑی سی مالی مدد کریں تو میں قاتل کا سراغ لگانے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ مثلاً تم کیا کوشش کرو گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ قاتل کا سراغ ہوٹل سے مل سکتا ہے۔ میں نے اپنے طور پر جو چھان بین کی ہے اس سے مجھے پتہ چلا ہے کہ ہوٹل کا مینیجر خوبصورت لڑکیوں کی آڑ میں سیدھے سادے لوگوں کو پھانستا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک مسافر کی حیثیت سے 10-15 دن اس ہوٹل میں رہوں اور وہاں کی سرگرمیوں پر نظر رکھوں، لیکن میں غریب آدمی اور 4 دن بھی ہوٹل کے کمرے کا کرایہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ قاتل ابھی تک ہوٹل میں ہی موجود ہے؟ قاتل کا کھوج لگانے سے پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ ہوٹل میں کس قسم کے غیر قانونی دھندا کیا جا رہا ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ نرگس کا قتل کسی غیر قانونی دھندے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگرچہ حبیب احمد کی بات نے مجھے متاثر نہیں کیا، تاہم میں ہوٹل کے کمرے کا 15 دن کا کرایہ دینے پر تیار ہو گیا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ حبیب احمد نہ صرف ذہین آدمی تھا بلکہ اچھا اداکار بھی تھا۔ اس نے وڈیروں جیسا لباس تیار کروایا اور ایک سوٹ کیس اور بیگ کے ساتھ ہوٹل پہنچ گیا، لیکن وہ سیدھا ہوٹل نہیں گیا بلکہ پہلے میری کار میں ایئرپورٹ گیا، جہاں سے اس نے ٹیکسی پکڑی اور ہوٹل پہنچ کر ایک کمرہ کرائے پر لے لیا۔ یہ کمال اسی شخص کو حاصل ہو سکتا ہے جو 10 سال سے اپنی بیوی کا تعاقب کر رہا ہو۔ چند روز بعد مقدمے کی سماعت تھی۔ میں عدالت کے برآمدے میں ولی محمد سے ملا اور اسے دوبارہ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ میری بات سن کر ہوں ہاں کرتا رہا۔ سماعت شروع ہوئی تو وکیل استغاثہ نے کہا کہ ملزم اقبالی بیان دینا چاہتا ہے۔ عدالت کی اجازت سے ولی محمد کو ملزموں کے کٹہرے میں لایا گیا۔ اس نے وہی بیان دیا جس کا وہ ہمارے سامنے اظہار کر چکا تھا، لیکن جب نے ولی محمد سے سوال شروع کیے تو ایک دم پاسا پلٹ گیا۔ ولی محمد، میں نے کہا، پہلی بات تو یہ بتاؤ کہ تم رات کے 3 بجے ہوٹل کے پاس کیا کرنے گئے تھے؟ جناب، میں کاروں پر اشتہار لگانے گیا تھا، ولی محمد نے جواب دیا۔ میں نے اپنی فائل سے ایک اشتہار نکال کر ولی محمد کو دکھایا اور کہا، کیا تم اس اشتہار کی بات کر رہے ہو؟ پھر اس بات میں جواب پا کر بولا، ذرا وضاحت سے بتاؤ کہ اشتہار تمہیں کس نے دیا تھا اور کتنا معاوضہ طے ہوا تھا؟ جناب، یہ اشتہار مجھے شیخ صاحب نے دیے تھے، ان کا ورک شاپ ہوٹل کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آس پاس ہوٹلوں اور بلڈنگوں کے آمنے سامنے جو کاریں کھڑی ہوتی ہیں ان کے شیشوں پر یہ اشتہار لگا دیا کروں۔ اس کام کے انہوں نے مجھے 10 روپے دہاڑی دینے کا وعدہ کیا تھا۔ میں نے اشتہار کے جج کے ملاحظے کے لیے پیش کیا، پھر ولی محمد سے پوچھا، تم کتنے بجے اشتہار لگانے کے لیے گئے تھے؟ جناب، میں صبح کے 3 بجے گھر سے نکلا تھا۔ اتنی صبح کیوں؟ جناب، اس رات میرے کوارٹر میں 3 ترن تولے گھس آئے تھے۔
मैं उनके डर से आपकी बैठक में सोने चला गया। वहाँ मुझे तरन-तोलो का ख्याल आता रहा और नींद नहीं आई, इसलिए मैं 3 बजे इश्तिहार लगाने चला गया। ये तरन-तोले क्या चीज़ है? जज ने पूछा। मैंने तरन-तोला का बैकग्राउंड बताने के बाद कहा, जनाब आली, वली मोहम्मद चूँकि बहुत ही सादा इंसान है, इसलिए ये मकड़ियों को तरन-तोले समझ बैठा। फिर मैं वली मोहम्मद से मुखातिब होकर बोला, वली मोहम्मद, तुमने अदालत के सामने जो इकबाल बयान दिया है वो तुम्हें किसने याद कराया है? मैंने खुद ही याद किया था जी। थानेदार साहब ने मुझे कागज़ पर बयान लिख कर दिया था और जल्द अज जल्द याद करने का हुक्म दिया था। शुरू में मुझे कुछ कुछ भूलता था, लेकिन फिर पक्का याद हो गया। वकील इस्तिग़ासा ने एतराज़ उठाए, लेकिन जज ने उसका एतराज़ मुस्तरद कर दिया। मैं वली मोहम्मद से 10 तराजी के मायने पूछे तो वो कुछ नहीं बता सका। वली मोहम्मद, मैंने सिलसिला सवालात जारी रखते हुए कहा, थानेदार साहब, तुम्हारे पास एक मौलवी साहब को भी लाए थे, उन्होंने तुम्हें क्या समझाया था? मौलवी साहब ने कहा था कि जो मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को नाहक कत्ल करता है वो जहन्नुम में डाला जाता है, लेकिन जो इसी दुनिया में फांसी कबूल कर लेता है वो जहन्नुम से बच जाता है। जनाब, आप सब मुझसे समझदार लोग हैं, आपको अल्लाह ताला ने मुझसे ज़्यादा अकल दी है। अगर मैंने इस औरत को कत्ल किया है तो मुझे बेशक फांसी की सज़ा दे दें। ये सज़ा दोज़ख की आग में पड़ने से बेहतर है। जज वली मोहम्मद की सादगी से मुतासर हुआ, उसे ज़मानत पर रहा करने का हुक्म जारी कर दिया। उसके अलावा उसने पुलिस को हुक्म दिया कि जिस मौलवी का मुलजिम ने जिक्र किया है उसे अदालत में पेश किया जाए। उधर 9 या 10वें रोज़ हबीब अहमद ने भी फ़ोन किया और रात के 11 बजे होटल के कमरे में मिलने के लिए कहा। यह भी कहा कि मैनेजर को मेरे आने का पता ना चले। मैं तकरीबन 11:30 बजे होटल पहुंच गया। मैंने अपनी कार होटल से कुछ दूरी खड़ी कर दी और बगली दरवाजे से होता हुआ हबीब अहमद के कमरे में पहुंच गया। रस्मी कलमात के बाद उसी ने बताया कि होटल में कई गैर कानूनी काम होते थे। यहाँ जुआ भी खेला जाता है और मंशियात का कारोबार भी होता है। उसने मजीद कहा, इसके अलावा चंगेज़ी ने चंद खूबसूरत लड़कियाँ मुलाजिम रखी हुई हैं जो कारों में लिफ्ट देने के बहाने लोगों को फांस कर यहाँ ले आती हैं। जब कमरे में रंग रलियों का सिलसिला शुरू होता है तो अचानक चंगेज़ी कमरे में पहुँच जाता है और ग्राहक को ब्लैकमेल करके मोटी रकम निकलवा लेता है। हैरत है, आज तक किसी ने इस बात की रिपोर्ट क्यों नहीं की? मैंने कहा, पहली बात तो यह है कि चंगेज़ी को इलाके की पुलिस की सरपरस्ती हासिल है, वो हर माह बाकायदगी से उन्हें रकम देता है। दूसरी बात यह है कि जो लोग ब्लैकमेल होते हैं वो अपनी बदनामी के डर से रिपोर्ट नहीं लिखवाते। इसके अलावा होटल में ठहरने वालों को औरतें भी सप्लाई की जाती हैं। इसी सिलसिले में इब्तिदाई बातचीत होटल के बेरे करते हैं। पहले ये बेरे इशारे कनाइयों में बात करते हैं। अगर ग्राहक आमदा नजर आए तो खुलकर सौदा किया जाता है। ताम होटल में क़याम करने वालों को ब्लैकमेल नहीं किया जाता। तुम तो वडेरे बने हुए हो, तुम्हारे साथ किसी बेरे ने बात नहीं की? वो बेरे कोशिश कर चुके हैं, उसने जवाब दिया, लेकिन कामयाब नहीं हुए। उनकी नज़र में एक सादा लोह वडेरा हूँ जो शहर की तितलियों को नागने समझता हूँ। एक बेरा ज़रा ज़्यादा खुलकर सामने आ गया, कहने लगा, साईं, ऐसी लाजवाब चीज़ पेश करूँगा कि सारी ज़िंदगी ज़ुबान चाटते रहोगे। मैंने जवाब दिया, ना बाबा, हमको सारी ज़िंदगी मिट्टी चाटना मंजूर है, मगर ये ज़ुबान चाटने वाला काम अच्छा नहीं है। हम 2 बरस पहले इस शहर में चोट खा चुका है, अब तक ज़ख्म चाट रहा है। 2-4 दिन के अंदर हमारा ट्रैक्टर बुक हो जाएगा तो हम इस शहर से निकल जाएगा। खूब खूब, मैंने कहा, तुम तो वाकई वडेरों की तरह बात करते हो। मैं कुछ अरसे शिकारपुर में वडेरों के ट्रैक्टरों की देखभाल कर चुका हूँ, उसने कहा। फिर वो दरअसल मौजू की तरफ आकर बोला, आज इस होटल में गड़बड़ की तवक्का है, मैंने इसीलिए आपको बुलाया है। ओह, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया, मैं यहाँ थोड़ा सा बहरा बना हुआ हूँ। होटल में सब यही समझते हैं कि मैं ऊंचा सुनता हूँ, इसलिए ये लोग मेरी मौजूदगी में बातें करने में कोई ख़तरा महसूस नहीं करते। मैंने दिल में कहा, मेरा ख्याल है कि तुम बहरे भी नहीं, घुन्ने भी बने हुए हो। मैं उस वक्त तक उसके बारे में कोई फ़ैसला नहीं कर पाया था। शायद वो मुझे भी बेवकूफ़ बना रहा था। तुम किसी गड़बड़ की बात कर रहे हो, मैंने उसे याद दिलाया। चंद रोज़ से होटल में एक शैला नामी लड़की आ रही है, वो बोला। निहायत हसीन और पुरकशिश लड़की है, आमतौर पर साड़ी में मलबूस नज़र आती है। उसे देखकर बूढ़े भी बहक जाते हैं। वो कल एक बूढ़े के साथ यहाँ आई थी। रात के 11 बज रहे थे उस वक्त, और मैं कमरे की बत्ती बंद किए खिड़की के पास खड़ा था। शैला ने उस बूढ़े को अपने कमरे में चलने की दावत दी और बहुत एतराज़ भी किया, लेकिन बूढ़ा कोई शरीफ और ख़ानदानी आदमी ने उसने माजरत चाही और अपनी कार में बैठकर वापस चला गया। उसके जाते ही चंगेज़ी, जो गालबन बरामदे में खड़ा था, शैला के करीब पहुँच गया और बूढ़े के वापस चले जाने का सबब पूछा। शैला ने मुंह बनाकर कहा, बेचारा कोई नमाजी आदमी था। चंगेज़ी ने कहा, तुम्हें अभी तक आदमी पहचानने का सलीका भी नहीं आया। इस पर शैला ने कहा, फिक्र नहीं करो, कल कोई गलती नहीं होगी। तुम्हारा मतलब यह है कि आज भी किसी को फांस कर लाएगी? मैंने पूछा।
वो घड़ी पर नजर डालकर बोला, मेरा ख्याल है कि वो आने ही वाली होगी, हमें अब बत्ती बंद कर देना चाहिए। उसने बत्ती बंद कर दी और हम खिड़की के करीब जाकर बाहर देखने लगे। चंद सातों के बाद एक ओपल कार होटल के सामने पहुंचकर रुक गई। इंजन और बत्तियां बंद होने के बाद पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खुला और हल्के नीले रंग की साड़ी में मलबूस एक महशर खराम हसीना बाहर निकलकर पेड़ के सामने चली गई। मैं उसके चेहरे की खूबसूरती का जायज़ा तो नहीं ले सका, लेकिन उसके बदन की लचक मटक इंतहाई फितना अंगेज निकली। कार के दूसरे दरवाजे से एक भारी भरकम शख्स बाहर आया। उसकी तोंद बाहर निकली हुई थी और पतलून कमीज़ में उसका बेतहाशा फैला हुआ जिस्म इंतहाई मुज़हका खेस लग रहा था। उसका सर निफ से ज़्यादा गंजा था और उम्र 50-55 वर्ष के लगभग थी। उसने लड़की के करीब पहुंचकर कुछ बात की, फिर दोनों दाहिनी तरफ चल पड़े। ये शेला है, हबीब अहमद ने सरगोशी की। ये दोनों कोने वाले कमरे में जा रहे हैं, इसी कमरे में जिसमें मेरी बीवी कत्ल हुई थी। तुम्हें ये बात कैसे मालूम हुई? मैंने पूछा। बेग साहब, मैंने इतनी रोज़ यहाँ झक नहीं मारी। ये कमरा उसी काम के लिए मखसूस है। मेरा ख्याल है कि हमें फ़ौरन उस कमरे की खिड़की के पास पहुँचना चाहिए। पहले आप चलिए, मैं आता हूँ। राहदारी सुनसान पड़ी थी। मैं अब बेआवाज़ चलता हुआ बाहर पहुँच गया। चंद लम्हों के बाद मैं कोने वाले कमरे की खिड़की के पास मोतिये के पौधे की ओट में खड़ा हो गया। खिड़की बंद थी, ताहम शीशे में से अंदर देखा जा सकता था। वहाँ हूर और लंगूर वाला मामला था। शेला कह रही थी कि उसका अपने शोहर के साथ झगड़ा हो गया है, इसलिए वो इस होटल में पनाह लेने पर मजबूर हो गई है। घबराने की कोई बात नहीं है, मर्द ने कहा। गुलशन में इकबाल में मेरा एक ज़ाती अपार्टमेंट है जो आजकल खाली पड़ा है। तुम जब तक चाहो वहाँ रह सकती हो। बातचीत यहीं तक पहुंची थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और एक घनी मूंछों वाला शख्स कमरे में दाखिल हुआ। पहले तो उसे पहचान नहीं सका, लेकिन ज़रा गौर करने के बाद अंदाज़ा हुआ कि चंगेज़ी था। उसकी मूछें नकली थीं। अच्छा, तो तुम यहाँ गुल छर्रे उड़ा रही हो? उसने गुस्से से कहा और जेब से पिस्तौल निकाल लिया। मैं तुम दोनों को कत्ल कर दूंगा, बेगैरत जलील। पिस्तौल देखकर मोटे के औसान खता हो गए। वो कांपता हुआ बिस्तर से उठा और दोनों हाथ उठाकर बोला, भाई साहब, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं आपकी बीवी को यहाँ छोड़ने आया था। मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, फैमिली वाला आदमी हूँ। मेरे बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे, प्लीज़ खामोश। चंगेज़ी ने पिस्तौल का रुख मर्द की खोपड़ी की तरफ कर दिया। अब तुम्हारे बच्चे सारी ज़िंदगी इंतज़ार करेंगे। तुम जैसे लोगों ने इस माशरे में गंद फैला रखा है। मैं तुम दोनों को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। ये औरत हर तीसरे चौथे महीने मेरी पूरी तनख्वाह लेकर गायब हो जाती है और तुम जैसे मुफ्त खौरों पर खर्च कर डालती है। ठहरो, मैं तुम्हारा नुकसान पूरा कर देता हूँ। मर्द जेब से बटवा निकालते हुए बोला, कितने पैसे दूँ? 200, 400, 500। प्लीज़ मुझे मारो नहीं। ये मेरे पास उस वक्त 1200 रुपये हैं, सबके सब रख लो। उसने नोट निकालकर बिस्तर पर फेंक दिए। प्लीज़ जमाल, शेला ने कहा, इसे कुछ नहीं कहो, सारा कसूर मेरा है। चंगेज़ी आंखें निकालकर शेला की तरफ बढ़ा। बाएं हाथ से उसका गला पकड़ लिया। ये देखकर मर्द को मौका मिल गया और फौरन दरवाजे से बाहर निकल गया। वाज़ेह तौर पर चंगेज़ी ने दास्तां उसे निकलने का मौका दिया था। अब इस बूढ़े को रोकिए। मेरे कान में हबीब अहमद की आवाज़ आई, मैं कमरे में जा रहा हूँ। ये कहकर वो तेज़ी से गायब हो गया। मैंने देखा कि बूढ़ा बरामदे से निकलकर हाँफता हुआ अपनी कार की तरफ जा रहा था। जनाब, 1 मिनट। मैंने जल्दी से बूढ़े को जा लिया। वो बुरी तरह बौखलाकर रुक गया कि क्या बात है? मैंने अपने चेहरे पर पुलिस अफसरों वाली सख्ती तारी कर ली। अपना शनाख्ती कार्ड और लाइसेंस दिखाइए। उसने कपकपाते हुए हाथों से कार्ड निकालकर मुझे दिखाया। उसका नाम अफजल हुसैन था और वह नॉर्थ नाज़ाबाद का रहने वाला था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि बंदर रोड पर उसकी चश्मों की दुकान है। मैंने उसका शनाख्ती कार्ड जेब में डाल लिया और कहा, अफजल साहब, मेरे साथ आइए, आपके साथ धोखा किया गया है। वो कुछ परेशान होता हुआ मेरे साथ चल पड़ा। कमरे में सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी थी। हबीब अहमद एक हाथ में चंगेज़ी का पिस्तौल और दूसरे हाथ में 6 इंच लंबे फल वाला खंजर पकड़े हुआ था और चंगेज़ी को जान से मार डाले की धमकी दे रहा था। उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो खोखली धमकी नहीं दे रहा था। चंगेज़ी और शेला एक कोने में सिमटे खड़े थे। शेला की आंखें खौफ के बायस बाहर निकली जा रही थीं। यूँ मालूम होता था कि वो किसी वक्त भी बेहोश होकर गिर पड़ेगी। चंगेज़ी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, हबीब अहमद कह रहा था। तुम मेरी बीवी नरगिस के कातिल हो। तुमने पता नहीं कितनी शरीफ औरतों को धंधा करना सिखा दिया है और पता नहीं कितने शरीफ लोगों को ब्लैकमेल किया है। ये देखिए जनाब, वो अफजल हुसैन से मुखातिब होकर बोला, ये शख्स ब्लैकमेलर और दलाल है और इस औरत को देखिए, ये फाहिशा है। आप जैसे शरीफ लोगों को फांस कर यहाँ लाती है और ये शख्स इन्हें ब्लैकमेल करता है। ये दोनों मेरी बीवी के कातिल हैं। ए औरत, मैं पहले तेरे टुकड़े करूँगा। उसने नारे लगाकर खंजर बुलंद किया। खुदा के लिए अपना हाथ रोक लो, शेला चिल्लाई। मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारी बीवी को किसने कत्ल किया था।
जल्दी बताओ, नहीं तो मैं इस खंजर से तुम्हारा पेट चाक कर दूंगा। वो एक गाहक था, शेला ने कहा। हबीब अहमद ने खंजर की नोक चंगेजी के पेट से लगा दी। बोला, नरगिस का कातिल ये शख्स है, इसी ने उसे मजमूम धंधे पर लगाया था। बोलते क्यों नहीं, जलील सुअर। ठहरो ठहरो, चंगेजी बिल्कुल दीवार के साथ चिपक गया। बोलता हूँ। शेला ठीक कह रहे हैं, नरगिस को एक गाहक ने कत्ल किया था। वो देखने में बूढ़ा लगता था, लेकिन उसके अंदर सांड जैसी ताकत थी। उसने मुक्के मार मार कर नरगिस को बिस्तर पर ढेर कर दिया था। अगर मैं बर वक्त बाथरूम में ना छुप जाता तो वो मुझे भी जान से मार डालता। लेकिन वली मोहम्मद को किसने बेहोश किया था, मैंने पूछा। वो दरअसल गलत फहमी का नतीजा था, उसने जवाब दिया। ये लड़का जब कमरे में दाखिल हुआ तो मैं समझा कि वही गाहक वापस आ गया है। इत्तेफाक से बाथरूम में पाइप का एक 2 फीट का लंबा टुकड़ा पड़ा था। मैंने वो पाइप उठा लिया और दरवाज़ा खोलकर जल्दी से वली मोहम्मद के सर पर दे मारा। वो चोट खाते ही बेहोश होकर गिर पड़ा। तब ही मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। तुमने पुलिस को असल हकीकत क्यों नहीं बताई? हबीब अहमद ने पूछा। असल हकीकत बताता तो खुद ही मेरा भांडा फूट जाता। हम कैसे यकीन कर लें कि तुम सच बोल रहे हो? मेरे पास कातिल की गाड़ी का नंबर मौजूद है। नरगिस ने उसे इरफान कहकर मुखातिब किया था। पुलिस के लिए कार के नंबर से उसका खोज लगाना कुछ मुश्किल नहीं होगा। मैंने पुलिस को फ़ोन करके बुला लिया, चूँकि मुझे अंदेशा था कि पुलिस दोबारा कोई गड़बड़ ना करे। इसलिए मुतलका एसपी को भी फ़ोन करके बुला लिया। पुलिस बयानात सुनने के बाद चंगेजी और शेला को गिरफ्तार करके ले गई। चंगेजी ने कातिल के बारे में झूठ नहीं बोला था। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर कातिल को गिरफ्तार कर लिया। उसका नाम इरफान खान था और वो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर था। उसने अपने बयान में कहा कि जब उसे पता चला कि नरगिस उसे ब्लैकमेल करने के लिए वहां लाई थी तो वो गुस्से से बेकाबू हो गया। उसने महज सरजनिश के तौर पर उसे चंद थप्पड़ और घूंसे मारे थे। कत्ल का इरादा हरगिज ना था। जब मैंने वली मोहम्मद को जाकर ये खुशखबरी सुनाई तो उसने किसी खुशी का इजहार नहीं किया और इस बात पर कोई तबसरा करने के बजाय बोला, भाईजान आप यकीन नहीं करेंगे, आज मैं बाल बाल बचा हूँ। अच्छा, मैंने कहा। मुझे इस शख्स की बेखबरी बल्कि बेनियाजी पर रश्क आ गया। वो कैसे? एक तरन तोला अभी भी मेरे क्वार्टर में मौजूद है, उसने कहा। वली मोहम्मद? मैंने कहा, तुम यकीन नहीं करोगे, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। अच्छा जी, उसने हैरानी से कहा। वो कैसे? क्योंकि तुम फांसी के फंदे से ज़्यादा तरन तोले से डरते हो और पाकिस्तानी तरन तोले किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। क्यों जी, क्या पाकिस्तानी तरन तोले मुसलमान होते हैं? चुप ही कर जाओ वली मोहम्मद, अगर मैंने इस सवाल का जवाब दे दिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तरन तोले सिर्फ तरन तोले ही होते हैं।